हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्त। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला सवाल। किस काल की लिपि को चित्रासर लिपि कहा जाता है? तो दोस्त, जो सिंधु घाटी या सिंधु काल जिसे आप कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन की जो लिपि था उसे चित्रासर लिपि कहा जाता है, जिसे हम चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। तो सिंधु काल की जो लिपि था वो किस प्रकार की लिपि थी? चित्रात्मक लिपि, जिसे इंग्लिश में आप पिक्टोग्राफी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पिक्टोग्राफी। दोस्त, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि ये लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये लिपि चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि ये लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त। साथ ही दोस्त, सिंधु काल की बात आई है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सभ्यताओं में सबसे बड़ा सभ्यता था। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें प्रमुख जो नगर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल थे। तो ध्यान रखिएगा। जैसा कि दोस्त, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। और हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित था दोस्त? तो ये था रावी नदी के किनारे। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त, मोहनजोदाड़ो कहाँ था? ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये किस नदी किनारे अवस्थित था दोस्त? ये स्थित था सिंधु नदी किनारे, जिसे हम बोलते हैं इंडस रिवर भी बोलते हैं। उसी नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो अवस्थित था। साथ ही दोस्त, मोहनजोदाड़ो की बात आई तो उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? मृतकों का टीला। और दोस्त, सबसे जो बड़ा स्नानागार मिला है, स्नानागार, वो कहाँ मिला है? वो भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ दोस्त? मोहनजोदाड़ो से ही सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त। अब बात आई लोथल, तो लोथल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि लोथल कहाँ है? गुजरात में अवस्थित था उस समय लोथल। वर्तमान में भी गुजरात में ही है। उस समय ये एक बंदरगाह स्थल था। लोथल जो था बंदरगाह स्थल था। तो आप ध्यान रखिएगा, किस काल की लिपि को चित्रासर लिपि कहा जाता है दोस्त? तो सिंधु काल लिपि को। तो अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? सिंधु काल। ठीक है दोस्त। और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे जो प्राचीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया। सबसे बड़ा सभ्यता था सिंधु घाटी की सभ्यता। परंतु अगर पूछा जाए प्राचीन, तो प्राचीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसा कि आप वर्तमान में जानते हैं, इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। और उस समय मिस्र की सभ्यता भी था, साथ ही साथ चीनी भी सभ्यता था। परंतु सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? तो दोस्त, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको बंगाल और बिहार की दीवानी जो प्रदान की थी जिस मुगल सम्राट ने, वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन दोस्त? शाह आलम द्वितीय था। उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान की थी। साथ ही दोस्त, शाह आलम द्वितीय को प्रथम मुगल सम्राट है जिसे अंग्रेजों का पेंशन भोगी भी माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों का पेंशन भोगी का माना जाता है, तो दोस्त वो कौन है? शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो दोस्त, गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो पाटलिपुत्र का सम्राट था वो कौन था? बिंबिसार। कौन था दोस्त? बिंबिसार। ये हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ तो दोस्त, मैं बता रहा था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ। बिंबी के शासन काल में ही सर्वप्रथम जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? ये हुआ था राजगिरी, जिसे वर्तमान में आप राजगिर कहते हैं, जो बिहार में
अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? वो कौन था? बिंबिसार। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? बिंबिसार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त परमार जो वंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी? धार। कहाँ दोस्त? धार। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, परमार वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? उपेंद्र प्रथम। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे इस वंश के। तो परमार वंश की जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? उपेंद्र प्रथम। और इसकी राजधानी कहाँ थी? धार। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? धार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त जो महाबलीपुरम में स्थित है 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नरसिंह वर्मा ने। ये पल्लव वंश के शासक थे दोस्त, तो इन्होंने ही महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाबलीपुरम कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो वहीं पर पल्लवों ने 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरसिंह वर्मन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्त दीवान ए कोही की जो स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि आप जानते हैं ये तुगलक वंश के शासक थे। साथ ही दोस्त ये काफ़ी प्रभावशाली शासक भी थे, परंतु दोस्त इनके कुछ अनोखे काम के कारण, यूनिक वर्क के कारण इसे पगला शासक या एजुकेटेड फुल भी कहा जाता है। जितने भी संतलत काल के जितने भी शासक थे उसमें पढ़ा लिखा अधिक शिक्षित जो बुद्धिमान था मोहम्मद बिन तुगलक था, परंतु इसके यूनिक कारण के कारण, कुछ अनोखे काम के कारण इसे पगला शासक या एजुकेटेड फुल भी कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि दोस्त इन्होंने कुछ काफ़ी उल्टे पुल्टे काम किए थे, काफ़ी जो सूटेबल नहीं था। जैसा कि इन्होंने सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के, जित्तल के सिक्के। इसी कारण से इसे इतिहासकार पगला शासक या एजुकेटेड फुल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त। साथ ही दोस्त जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं के शासनकाल में जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। ध्यान रखिएगा दोस्त, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? यहाँ दोस्त माफ कीजिएगा, यहाँ 50वां अधिवेशन होना चाहिए, 50वां। तो दोस्त क्वेश्चन है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो दोस्त जो कांग्रेस का 50वां जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था फैजपुर में। कहाँ दोस्त? फैजपुर में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो अब ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू। और कब हुआ दोस्त? 1936 में। 1936 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन संपन्न हुआ। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो दोस्त भारतीय रेलवे की जो स्थापना है उसको आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की जो संज्ञा दी है किसने दिया दोस्त? वे थे अर्थ जो शास्त्री थे कार्ल मार्क्स। कार्ल जो मार्क्स थे इन्होंने ही भारतीय रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। जो कार्ल मार्क्स थे ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी दोस्त? तो कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या है दोस्त? कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो दोस्त तेभागा आंदोलन का जो संगठन किया था किसने किया? बंगाल किसान सभा ने। जैसा कि सभी जानते हैं कि तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो वहीं पर जो बंगाल किसान सभा के जो लोग थे उन्होंने ही तेभागा आंदोलन
का संगठन तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, तेभागा आंदोलन हुआ कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। और इसका संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बंगाल किसान सभा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो दोस्त, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जिस भारतीय को कहा जाता है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में भारतीय अशांति का जनक भी कहते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, इन्होंने ही इनके जो महत्वपूर्ण नारे थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और उसे हम लेकर रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय आंदोलन के समय ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा नारा था दोस्त? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। साथ ही दोस्त, इनका एक जो समाचार पत्र था वो था केसरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केसरी जो समाचार पत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखिएगा दोस्त। साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, गीता रहस्य। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो दोस्त, जो संविधान के जो आधारभूत ढांचे हैं उसे सुरक्षित रखने का जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, किस मामले में दोस्त? ये था केशवानंद भारती मामला। कौन सा मामला दोस्त? केशवानंद भारती मामला 1973, जो केरल राज्य के साथ विवाद में था। तो उसी में जो है केशवानंद भारती मामला में संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत दिया गया। जैसा कि दोस्त, जो मौलिक अधिकार हैं उन्हीं को किसी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, इसी के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी मामला में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग भी माना गया था। तो ध्यान रखिएगा। जैसा कि दोस्त जानते हैं, जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार था? 7 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्त? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर कानून अधिकार की सूची में डाल दिया गया, लीगल राइट में डाल दिया गया, जो अनुच्छेद 301 के तहत है। तो आप ध्यान रखिएगा, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित है दोस्त? यह है केशवानंद भारती मामला 1973। इसका आंसर क्या है दोस्त? केशवानंद भारती मामला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी जो प्रावधान लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्त, ये लिया जर्मनी के संविधान से। जो भारतीय संविधान में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसके दौरान जो मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान जो लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया दोस्त? जर्मनी के संविधान से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन या सस्पेंडेड किया जा सकता है, परंतु दोस्त 2 जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार, उसे किसी भी कीमत पर निलंबन नहीं किया जा सकता है। जैसा दोस्त अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 20 और 21 में जो अनुच्छेद में जो वर्णित है मौलिक अधिकार, उसे किसी भी प्रकार से आहत या उसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी जो प्रावधान लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान के द्वारा। इसका आंसर क्या है दोस्त? जर्मनी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्त, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है दोस्त, ये कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किसमें दोस्त? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है और किस प्रकार से आपकी नागरिकता सरकार के द्वारा छीनी जा सकती है। तो किसके तहत दोस्त, यह है 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में न्यूज में था CAA एवं NRC, जो काफ़ी खबरों में था। तो ये जो जुड़ी है ये 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम के ही तहत जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका आ जाएगा 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो दोस्त, जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया था काफ़ी अच्छे से, तो दोस्त संपत्ति के मौलिक अधिकारों को जिस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया वो कौन सा है दोस्त? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के सूची में डाल दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। ध्यान रखिएगा दोस्त, किस अनुच्छेद के तहत? 301 के तहत संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था इसको मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसका आंसर क्या है दोस्त? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्त, जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से विस्तार करना हो या कम करना हो, संकुचन का मतलब क्या होता है? कम करना, और विस्तार का मतलब बढ़ाना। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? सांसद के पास। किसके पास दोस्त? सांसद के पास है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार। जैसा कि लोकसभा, राज्यसभा आप सभी जानते हैं। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का जो अधिकार है किसके पास है? सांसद। इसका आंसर क्या है दोस्त? सांसद। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले जो वोट देने का अधिकार था, अपना जो मतदान था उसे देने का अधिकार था जब आपका 21 वर्ष आप आयु पूरा कर चुके हो तो तभी आप वोट दे सकते थे। 61वें संविधान संशोधन के पहले क्या प्रावधान था कि यदि आपका आयु 21 वर्ष हो तो आप वोट दे सकते हैं। परंतु दोस्त, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह कानून को हटाकर अब जो वोट देने का अधिकार है कितना वर्ष कर दिया दोस्त? 18 वर्ष। यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो तो आप वोट दे सकते हैं, आपका अधिकार बनता है मतदान करने का। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्त? तो ये कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 61वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो दोस्त, जो सोफिया है वो बुल्गारिया की राजधानी है। कहाँ दोस्त? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्त इस प्रकार के जो अननोन कंट्री होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं उसके बारे में उसके राजधानी या मुद्रा एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, सोफिया किस देश की राजधानी है दोस्त? यह है बुल्गारिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बुल्गारिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्त, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन दोस्त? फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का पिता या जन्मदाता माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, किसे? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। तो किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है दोस्त? तो वह है फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो दोस्त, ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है कालगुरली ये किसके लिए विख्यात है दोस्त? तो यह है स्वर्ण आभूषण के लिए। यहाँ पर स्वर्ण आभूषण अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली है किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो यह है स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके लिए दोस्त? स्वर्ण आभूषण के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? स्वर्ण आभूषण। कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण आभूषण के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी पेले, माफ कीजिए दोस्त, यहाँ पहले नहीं होना चाहिए, यहाँ से पेले। तो दोस्त, विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी पेले को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त, इससे जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से। इसका जो उपनाम है, आप इसे ब्लैक पर्ल भी कहते हैं। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी को पेले के नाम से जाना जाता है दोस्त? तो ब्लैक पर्ल। पेले को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से। ठीक है दोस्त, पेले को आप ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्लैक पर्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? दोस्त, जो गीता सेठी हैं, ये जो खेल से संबंधित है, जिस खेल को खेलती हैं, वो कौन खेल सा है दोस्त? वो खेल है बिलियर्ड्स। क्या दोस्त? बिलियर्ड्स जो होते हैं, गीता सेठी इन्हीं खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंकज अडवाणी स्नूकर एवं बिलियर्ड्स दोनों खेलते हैं। तो गीता सेठी दोस्त किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। किसे दोस्त? बिलियर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? बिलियर्ड्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? टॉमस पेन। कौन है दोस्त? टॉमस जो पेन है वो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल एग्जाम में पहले आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, जैसा कि आप जानते हैं। तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस पेन। टॉमस पेन एक काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश राइटर हैं। तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं टॉमस पेन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टॉमस पेन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। ब्याज का तरलता अधिगम अभिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्त, जो ब्याज का तरलता अधिगम अभिमान जो सिद्धांत दिए हैं, किसने दिया? किन्स ने। जॉन किन्स, जो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ही ब्याज का तरलता अधिगम अभिमान सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? जॉन किन्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। सैन बेट का संबंध किससे है? तो दोस्त, सैन बेट जो है, इसका संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क। किससे दोस्त? जो प्रोडक्शन टैक्स होते हैं उसी से संबंधित है सैन बेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जैसे कि आप जीएसटी जानते हैं, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, सरकार ने 1 जुलाई 2017 में जितने भी टैक्स है सबको जोड़कर जीएसटी लागू कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, तो सैन बेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। ठीक है दोस्त, और जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्त, जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का दोस्त? अप्रत्यक्ष कर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्पाद शुल्क। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्त, भारतीय जीवन बीमा निगम का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ था? 1956 में। कब दोस्त? 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था। LIC, इसे आप LIC कहते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या टैगलाइन है दोस्त? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC का जो टैगलाइन है यही है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था? 1956 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1956। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। और मुझे उम्मीद है कि दोस्त कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आप दोस्त इन्जॉय से पढ़िए, इन्जॉय लेकर पढ़िए आप, तो अच्छा लगेगा। अपने माइंड पर उतना डिप्रेसिंग मत डालिए, डिप्रेशन जो है माइंड पर मत डालिए, स्ट्रेस मत डालिए, आराम से पढ़िए। आप अगर कोई किताब हो, कोई भी किताब, उसे आप जब पढ़ते हैं तो इन्जॉय लेकर पढ़िए। ऐसा लगे कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपके माइंड में अच्छी तरह वो सेटअप होगा और वो क्वेश्चन, वो सवाल जिसे आप पढ़ते हैं वो हमेशा आपके माइंड में रिमाइंड होते रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद से पढ़िए, एंजॉय लेकर पढ़िए, कहानी के रूप में पढ़िए। और जितने भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फैक्ट, उन्हें आप माइंड में संचय कीजिए। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्त? तो शेयर बाजार की पहला जो
स्थापना करने वाला पहला देश है वो कौन सा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड सर्वप्रथम देश है जिन्होंने शेयर बाजार की स्थापना की है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? नीदरलैंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। वर्तमान में देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्त, जो वर्तमान में हमारे देश में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो क्या है दोस्त? 2012 जो है वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? 2012। 2012 के आधार वर्ष के माध्यम से किसी भी उपभोक्ता का जो मूल्य सूचकांक होता है उसका मापन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2012। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्त, जब मुद्रा अवमूल्यन होता है तो उससे क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। क्या होता है दोस्त? आयात जो होता है वो काफ़ी महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि आयात जो होता है वो क्या होता है? आयात अधिक होने लगता है और निर्यात क्या होता है? काफ़ी कम मात्रा में चला जाता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्त? आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका जाएगा आयात महंगा और निर्यात सस्ता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब दोस्त? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तब तो होगा 24 दिसंबर, परंतु यदि पूछे आपसे विश्व उपभोक्ता दिवस तब कब होगा? तो ये होगा 15 मार्च। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस तो कब होगा? 15 मार्च। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस तब होगा 15 मार्च, लेकिन परंतु आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो क्या होगा? 24 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 24 दिसंबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त, जिसे हम शॉर्ट में BIFR भी कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है दोस्त? BIFR। तो कब हुआ इसका स्थापना दोस्त? 1987 में। कब दोस्त? 1987 में। आप ध्यान रखिएगा, BIFR की स्थापना कब हुई थी? 1987। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और पसंद आ रहा है। जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, आप लोगों के लिए इसी प्रकार से सेशन आता रहेगा। और दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो इसे आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त रिवाइज तो अवश्य करें, क्योंकि रिवाइज से ही माइंड की जो थॉट क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो कृपया आप हमारे जो जितने भी प्रश्न हैं उन्हें दोबारा देखें, रिवाइज करें, और जिसमें बताता हूँ फैक्ट में बता रहा होता हूँ तो कृपया आप उन्हें कॉपी में नोट करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ माइंड पर ही डिप्रेस डालें, ऐसा ना हो। कृपया आप नोट करें, जो भी हम फैक्ट लिखाते हैं या बताते हैं तो उसे आप नोट करते रहें। कृपया सामने एक कॉपी ले लें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ही लिखें। ऐसा नहीं हो कि जो खास नहीं हो, जो इम्पोर्टेंट नहीं वो भी लिख लें।